ये स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सो स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पर नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 3, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। चैप्टर 3, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो बच्चों, ये चैप्टर जो है थोड़ा सा, ये चैप्टर क्लास 11 के चैप्टर 8 रिडॉक्स रिएक्शन से रिलेट करता है। इज इट क्लियर? तो जिसने चैप्टर नंबर 8 क्लास 11 में रिडॉक्स रिएक्शन करा है, तो उसको थोड़ा सा पहले से ही कुछ बातें पता होंगी। जिसने नहीं करा है क्लास 11, जिसने छू ही नहीं पिछले साल, फिर भी वो अगर ये चैप्टर देख रहा है तो उसको कहीं से कहीं तक भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अगर उसने एक अक्षर भी नहीं पढ़ा क्लास 11 का, तो उसको कोई दिक्कत नहीं आने वाली इस चैप्टर के अंदर। बस मेरी बातों को ध्यान से, सारी बातों को ध्यान रखे, समझे और दिमाग में डाल ले। इज इट क्लियर? तो उसके लिए बहुत आसान होगा ये चैप्टर, बहुत आसान लगेगा उसको ये चैप्टर। इजीली यहाँ पर जो न्यूमेरिकल आएंगे वो भी हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। तो चैप्टर के नेम से ही कुछ इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करते हैं बच्चों। देखिए यहाँ पर एक वर्ड है इलेक्ट्रो। दो वर्ड से मिलकर बना है, इलेक्ट्रो और केमिस्ट्री। ये वर्ड जो चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, दो वर्ड से मिलकर बना है। अगर मैं कहूं तो ये इलेक्ट्रो वर्ड जो आया है इलेक्ट्रॉन से आया है। और आप लोग जानते हो इलेक्ट्रॉन की हेल्प से हम क्या जनरेट करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी, है ना। चलिए, और वहीं अगर हम बात करते हैं केमिस्ट्री की, तो भाई जब केमिस्ट्री की बात हो रही है तो वहां पर केमिकल रिएक्शन की बात ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो यहां पर केमिस्ट्री की बात हो रही है तो इसका मतलब वहां पर केमिकल रिएक्शन की बात हो रही है। ठीक है ना। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पर रिलेशन है इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल रिएक्शन में। तो यहां पर क्या है बेसिकली बच्चों, क्या पढ़ना है हमको? यहां पर हम कहीं पर इलेक्ट्रिसिटी से हम क्या कराएंगे? केमिकल रिएक्शन कराएंगे। और कहीं पर हम केमिकल रिएक्शन की हेल्प से क्या करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे। इज इट क्लियर? केमिकल रिएक्शन की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे या फिर इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से केमिकल रिएक्शन कराएंगे। तो ये दो काम करने हैं पूरे चैप्टर के अंदर। या तो इलेक्ट्रिसिटी बनेगी या इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हम केमिकल रिएक्शन कराएंगे। इज इट क्लियर? तो ये हमारा पूरे चैप्टर का एक निचोड़ है। इज इट क्लियर? चलिए, तो यहां पर चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स हैं, उनको हमको क्लियर करना है। ठीक है, फिर हम आगे इसके अंदर चैप्टर में कंटिन्यू करेंगे। तो यहां पर आता है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन, देखो क्लास 11th में भी पढ़ा है आपने, क्लास 10th में भी पढ़ा है रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है ना। तो रिडॉक्स रिएक्शन, तो ये जो नाम है रिडॉक्स, आपको पहले ही पता है कि ये दो टर्म से मिलकर बना है। कौन कौन सी दो टर्म? एक रिडॉक्स, जो रिडॉक्स वर्ड, सॉरी, एक रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। ये जो रिडॉक्स वर्ड बना है दो वर्ड से मिलकर बना है, किस किस से? रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। इज इट क्लियर? तो यहां पर रिडक्शन क्या है, ऑक्सीडेशन क्या है, उसको समझते हैं पहले, फिर इस रिएक्शन की बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो चलिए, ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, उसको समझते हैं। देखो बच्चों, ये जो ऑक्सीडेशन है, ये जो ऑक्सीडेशन है कहां से आया है वर्ड? देखो एक्चुअली स्टार्टिंग में सबसे पहले ये ऑक्सीडेशन वर्ड आया जब भी किसी भी एलिमेंट में ऑक्सीजन ऐड होती है। जब भी किसी एलिमेंट में ऑक्सीजन ऐड हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि उस एलिमेंट का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। तो वहां से वर्ड निकल के आया ऑक्सीडेशन, क्योंकि ऑक्सीजन ऐड हो रही थी, ऑक्सीजन से बना ऑक्सीडेशन। इज इट क्लियर? तो जिसके अंदर ऑक्सीजन ऐड हो रही थी तो उसका क्या हो रहा था? ऑक्सीडेशन। तो सबसे पहली जो बात निकल के आई, जिसके अंदर क्या हो रहा है? एडिशन हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो उसका क्या हो जाएगा बेसिकली बच्चों? ऑक्सीडेशन। ठीक है ना। तो इसका एग्जांपल जैसे कि हमने क्या करा, मैग्नीशियम, आप लोगों ने मैग्नीशियम रिबन देखा ही है। उसको अगर हम बर्न करते हैं एयर में तो क्या बन जाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो बेसिकली क्या हुआ, मैग्नीशियम के अंदर ऑक्सीजन ऐड हो गई, मैग्नीशियम के अंदर ऑक्सीजन ऐड हो गई, तो इसका क्या हो गया बेसिकली? इसका हो गया ऑक्सीडेशन, क्योंकि मैग्नीशियम के अंदर ऑक्सीजन ऐड हुई है। तो ऑक्सीडेशन किसका हुआ? मैग्नीशियम का। इज इट क्लियर? तो इसी का उल्टा उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा भाई जिसके अंदर से ऑक्सीजन निकल रही है, जिसमें से रिमूवल हो रहा है किसका? ऑफ ऑक्सीजन,
तो उसका क्या हो जाएगा बेसिकली, उसका हो जाएगा बेसिकली रिडक्शन। एग्जाम्पल यहां पर समझते हैं, जैसे कि हमने क्या करा, जिंक ऑक्साइड लिया, जिंक ऑक्साइड को हमने किसके साथ रिएक्ट करा दिया, कार्बन के साथ, और ये क्या बन जाएगा बेसिकली Zn प्लस CO2। ठीक है ना। तो बेसिकली क्या हुआ, जिंक ऑक्साइड का यहां पर क्या हो गया, रिडक्शन। जिंक ऑक्साइड से क्या बन गया बच्चों, जिंक ऑक्साइड से बन गया जिंक, तो इसमें से जिंक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन रिमूव हुई, तो इसलिए जिंक ऑक्साइड का हो गया रिडक्शन। ऐसे मैग्नीशियम के अंदर ऑक्सीजन ऐड हुई तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, तो इसलिए मैग्नीशियम का हो गया ऑक्सीडेशन, इसका रिडक्शन। इज इट क्लियर। चलिए नेक्स्ट, फिर बच्चों कुछ नया कंसेप्ट निकाला उन्होंने। उन्होंने देखा कि खाली ऑक्सीजन को देख के ही हम ये नहीं कह सकते कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो उन्होंने एक नया कंसेप्ट निकाला। उन्होंने क्या कंसेप्ट निकाला, उन्होंने कहा कि जिसके अंदर से रिमूव हो रही है कौन, हाइड्रोजन, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, जिसमें से हाइड्रोजन निकल रही है, उसका क्या हो जाएगा बेसिकली ऑक्सीडेशन। एग्जाम्पल जैसे कि हमारे पास CH4 है, CH4 को हम बर्न कर देते हैं, मीथेन को हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न कर देते हैं, मतलब कि इसका कंबशन कर देते हैं, और कंबशन करेंगे तो क्या बनेगा, CO2 और वाटर, CO2 बनेगा और वाटर बनेगा। तो बेसिकली CH4 का क्या हो रहा है यहाँ पर, CH4 का हो गया यहाँ पर ऑक्सीडेशन, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगी। देखो आप, CH4 में से हाइड्रोजन रिमूव हो गई, क्या आ गया यहाँ पर, ऑक्सीजन आ गया। हमको ऑक्सीजन से मतलब नहीं है, हम तो यहाँ पर देख रहे हैं कि CH4 में से हाइड्रोजन रिमूव होगी, क्या आया मतलब नहीं है, क्या हुआ, रिमूव हो गई हाइड्रोजन, तो इसलिए इसका क्या हो गया बेसिकली ऑक्सीडेशन। ठीक है ना। वहीं अगर हम बात करते हैं रिडक्शन की, जहां पर भी जिस एलिमेंट में क्या हो रहा होगा, एडिशन होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा, तो उसका क्या हो जाएगा बेसिकली रिडक्शन। एग्जाम्पल Cl2 में क्या ऐड कर दो, H2 ऐड कर दो, क्या बन जाएगा HCl। बेसिकली यहां पर क्या हुआ, Cl2 का हो गया रिडक्शन, क्योंकि Cl2 के अंदर हाइड्रोजन ऐड हो गई। इज इट क्लियर। चलिए और बात करते हैं आगे। नेक्स्ट आता है थर्ड, तीसरा तरीका जो आता है, उन्होंने क्या बताया, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब भी एलिमेंट में से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो जब उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो उसका क्या हो जाएगा बेसिकली ऑक्सीडेशन। एग्जाम्पल जैसे कि आपने कहा Na आपके पास, Na से क्या बन गया, वो Na प्लस, क्यों बन गया, क्योंकि उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो Na से Na प्लस बन गया, तो ये क्या हो गया इसका बेसिकली ऑक्सीडेशन। और अगर हम वही बात करें रिडक्शन की, तो जिसके अंदर क्या होगा, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन का एडिशन होगा, जैसे कि Cl ने क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करा और क्या बना लिया, हाफ Cl2। बात समझ आ गई, बैलेंसिंग करने के लिए हाफ लिखा है, तो बेसिकली इसके अंदर क्या हो रहा है, सॉरी क्या बनेगा, Cl नेगेटिव, यहां पर लिख लेते हैं हाफ Cl2। तो बेसिकली Cl, खाली Cl नहीं लिखते हम, तो इसको क्योंकि Cl2 की फॉर्म में मिलता है, तो इसलिए इसको हाफ Cl2 लिखते हैं हम। तो हाफ Cl2 ने क्या करा, इलेक्ट्रॉन गेन करा, इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद क्या बना लिया, Cl नेगेटिव। तो बेसिकली ये क्या बन गया आपका यहाँ पर, Cl नेगेटिव बन गया, तो यहाँ पर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन एडिशन हो गया, इलेक्ट्रॉन एडिशन हो गया, तो बेसिकली क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। नेक्स्ट चौथा तरीका, फोर्थ मेथड ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बताने का, ध्यान से समझेंगे इसको। ठीक है ना। जब भी इंक्रीज हो रहा होगा, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, जब भी ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन। और जब भी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, डिक्रीज होगा, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, जब भी ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होगा तो वहां पर क्या हो जाएगा, रिडक्शन। अब आपके माइंड में आ रहा है, जिस बच्चे ने पहले नहीं पढ़ा कि ऑक्सीडेशन नंबर है क्या, पहले यहाँ पर थोड़ा सा समझते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर है क्या, फिर इसको एग्जांपल से समझेंगे आगे। ठीक है ना। तो ध्यान से समझते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर निकालते कैसे हैं। ठीक है ना, वैसे तो हम बीच में सीख लेंगे निकालना, थोड़ा सा इसका मतलब समझ लेते हैं पहले ऑक्सीडेशन नंबर का, क्योंकि जिसने क्लास 11th में 8 चैप्टर के अंदर रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर
ये चीज पढ़ी है तो उसको तो इजीली समझ आ जाएगा। ठीक है ना, चलिए देखिए, मेरे पास एक कंपाउंड है HCl। अब ये बना कैसे, इनके बीच में बॉन्ड बना H और Cl के बीच में, और ये कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड का मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन का है और एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का है। ठीक है ना। अब हम क्या कहते हैं, हम कहते ये हैं कि अगर मैं इस बॉन्ड को तोड़ दूं, इस बॉन्ड को अगर मैं तोड़ूं तो क्या होगा, तो ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, ये दो इलेक्ट्रॉन है, इनको हम क्या कहेंगे, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। ये क्या है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स कहां शिफ्ट होंगे, ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन वहां पर शिफ्ट होंगे जो इनमें से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है, क्लोरीन। तो ये जब बॉन्ड टूटेगा तो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन कहां शिफ्ट हो जाएंगे, क्लोरीन की तरफ। देखो, ये जो बॉन्ड बना है ये कैसे बना है, एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन का है और एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का है। लेकिन जब यहां पर बॉन्ड टूटेगा, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे और क्या बना लेंगे, H प्लस Cl नेगेटिव। बनेगा नहीं बनेगा, क्योंकि एक तो इसी का ही था, एक एक्स्ट्रा चला जाएगा तो इसलिए इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ गया। इसका एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो उसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब यह है कि जब भी कोई भी कंपाउंड, उसको अगर उसके एलिमेंट्स को ब्रेक करा जाता है, मतलब उसके एलिमेंट्स को सेपरेट करा जाता है, उसके बॉन्ड्स को ब्रेक करा जाता है, तो उसके बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स कहां चले जाते हैं, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ। और जब वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, उसके बाद जो एलिमेंट्स के ऊपर चार्ज आता है, वो चार्ज क्या कहलाता है, बेसिकली ऑक्सीडेशन नंबर। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर प्लस का क्या हो गया, +1, और इसका कितना हो गया, -1। और एग्जांपल देख लेते हैं, ZnO। ZnO, वैसे तो देखो बच्चों, आप लोगों ने एलिमेंट्स लर्न करे हुए हैं, आयंस लर्न करे हैं, कहां पर, क्लास 9th में जब आपने केमिकल फॉर्मूलाज बनाए थे वहां पर बहुत सारे आयंस लर्न करे थे। ठीक है ना, क्लास 11 में भी आयंस का यूज आया है। ठीक है ना। तो लेकिन जब वहां पर आप आयंस लर्न करके आ चुके हैं ऑलरेडी, तो उनका आपको चार्ज याद होना चाहिए। अब जैसे कि आपको पता है, जिंक के ऊपर क्या मिलता है, Zn2+ मिलता है, और ऑक्सीजन किस फॉर्म में मिलता है, O2 नेगेटिव। बात समझ आ गई या नहीं आ गई, जब इनको अलग करेंगे तो किस फॉर्म में मिलेंगे, ये Zn2+ और O2 नेगेटिव मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो बेसिकली Zn2 का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, +2, और ऑक्सीजन का कितना, सॉरी Zn2+ का हो गया +2, ऑक्सीजन का हो गया -2। तो बेसिकली सेपरेट होने के बाद जो उनके ऊपर चार्ज आ रहा है, वो चार्ज क्या कहलाता है, उनका ऑक्सीडेशन नंबर। चलिए अब यहां पर ध्यान से देखते हैं, मेरे पास क्या है, बेसिकली Zn को मैंने किसके साथ रिएक्ट कराया, ऑक्सीजन के साथ, और उसने क्या बना लिया, ZnO। उसने क्या बना लिया, ZnO। और जब ZnO बना लिया, अब आप यहां पे ध्यान से सुनना, एक चीज और ध्यान रखना बात बच्चों, ऑक्सीडेशन नंबर के लिए, जब भी कोई भी एलिमेंट अपनी एलिमेंट्री स्टेट में मिल रहा हो, जब भी कोई भी एलिमेंट अपनी एलिमेंट्री स्टेट में मिल रहा हो, अपनी एलिमेंट्री स्टेट मींस कि वो कंपाउंड की फॉर्म में ना मिल रहा हो, जैसे कि यहाँ पे जिंक है, सिंपल Zn की फॉर्म में मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, ये कंपाउंड फॉर्म में नहीं है, तो इसलिए इस जिंक को हम क्या कहेंगे, बेसिकली एलिमेंट्री स्टेट कहेंगे। ऐसे ऑक्सीजन है, ये कंपाउंड की फॉर्म में नहीं है, ये अपनी नॉर्मल स्टेट में, जिस स्टेट में ये मिलता है, तो ये ऑक्सीजन भी एलिमेंट्री स्टेट में, ये भी अपनी एलिमेंट्री स्टेट में। तो इसलिए जब भी कोई भी एलिमेंट अपनी एलिमेंट्री स्टेट में, या कह लो कि अपनी फ्री स्टेट में है, बात समझ आएगी, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है बच्चों, 0। उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, 0। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया 0। बात समझ आ गई ना, इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया 0। अब यहां पर बात करते हैं, जब ये ब्रेक होगा तो जिंक के ऊपर चार्ज कितना आएगा, +2। तो बेसिकली यहां पर क्या हो रहा है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो जब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है तो यहां पर क्या होगा, इसका इसका यहां पर हो जाएगा बेसिकली बच्चों ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन हो जाएगा इसका। इज इट क्लियर। अब यहीं पर हम बात करते हैं इधर रिडक्शन की। रिडक्शन का भी एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों, जैसे कि हमने बात करी H2 के साथ हमने किसको रिएक्ट कराया, Cl2 को, और क्या बन गया आपका, HCl बन गया। अब यहां पर क्लोरीन क्या है, अपनी एलिमेंट्री स्टेट में है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया 0। वहीं अगर मैं बात करूं यहां पर HCl के अंदर, आपको पता है कि क्लोरीन के ऊपर कितना चार्ज आएगा, -1 आएगा, तो इसलिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, -1। तो बेसिकली यहां पर क्या हो गया, 0 से -1, तो बेसिकली क्या हो गया, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो गया, तो इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, इसका रिडक्शन। इज इट क्लियर। यहां पर हो गया इसका रिडक्शन।
तो बेसिकली इस तरीके से बच्चों हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बीच में डिफरेंस बताते हैं, ठीक है ना। तो चलिए अब यहां पर बात करते हैं रिडॉक्स रिएक्शन की, कि रिडॉक्स रिएक्शन होती क्या है, व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन। चलिए रिडॉक्स रिएक्शन, चलिए तो बेसिकली ये रिडॉक्स रिएक्शन दो टर्म से मिलकर बना है, मैंने आपको बताया। रेड मींस आरईडी रिडक्शन, ऑक्स कहां से आया, ऑक्सीडेशन। तो जहां पर जिस रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और रिडक्शन भी हो रहा हो एक साथ, उस रिएक्शन को हम क्या कह देंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। सिंपल सी डेफिनेशन है, द रिएक्शन in which oxidation and reduction take place simultaneously in the same reaction, in the same, उसी रिएक्शन के अंदर, इन दी सेम रिएक्शन, यानी कि दो अलग अलग रिएक्शन की बात कर रहे हैं, एक ही रिएक्शन के इन द सेम रिएक्शन इज नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन। उसको हम क्या कह देंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। मतलब कहने का क्या है, जब भी एक रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा हो, ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और रिडक्शन भी हो रहा हो, और वो दोनों एक ही साथ हो रहे हो, रिडक्शन भी ऑक्सीडेशन भी, और सेम रिएक्शन के अंदर, तो उसको हम क्या कह देंगे, बेसिकली रिडॉक्स रिएक्शन। अब ये मत कहना कि भाई दो अलग अलग कंटेनर में अलग अलग रिएक्शन करा देंगे, एक के अंदर ऑक्सीडेशन हो गया, एक के अंदर रिडक्शन हो गया, ठीक है ना। दोनों अगर वो कंटेनर एक साथ जुड़े हुए नहीं है तो वो बेसिकली रिडॉक्स रिएक्शन नहीं कहलाती। बात समझ आ गई। तो बेसिकली एक ही रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो, रिडक्शन भी हो रहा हो और एक साथ हो रहा हो, उसको हम क्या कहेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मैंने क्या करा, जिंक को मैंने रिएक्ट कराया कॉपर सल्फेट के साथ, और आप लोगों ने रिएक्टिविटी सीरीज तो पढ़ी हुई है क्लास 10th में, एंड जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, so when zinc is more reactive than copper, so it displays copper from the copper sulfate. So zinc displays copper from copper sulfate and gives zinc sulfate and copper, और हमको क्या दे देगा, जिंक सल्फेट और कॉपर दे देगा, ठीक है ना। तो बेसिकली बच्चों यहां पर हमारा क्या हुआ, देखो ये अपनी एलिमेंट्री स्टेट में तो ऑक्सीडेशन नंबर 0। अब कॉपर सल्फेट में क्या होगा, Zn जो है अपना +2 स्टेट में आएगा या नहीं आएगा। बच्चों देखो, जो आपको वैसे तो देखो याद होना चाहिए किस एलिमेंट के ऊपर क्या चार्ज आता है, आपको पता है Zn के ऊपर +2 चार्ज आता है, तो इसलिए उसको ऑक्सीडेशन नंबर +2। Zn हमको सॉरी Na हमको +1 की फॉर्म में मिलता है, तो इसलिए इसका हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर आपको +1 मिलेगा। तो इसलिए यहां पर देखो ZnSO4 क्या है, Zn2+ और SO4 2 नेगेटिव की फॉर्म में मिलेगा, तो Zn के ऊपर चार्ज कितना आ गया, +2। तो आप यहां पर देखो 0 से क्या हो गया, +2 हो गया, तो बेसिकली क्या हो गया यहाँ पर, ऑक्सीडेशन, इंक्रीज हो गया ऑक्सीडेशन नंबर। अब वहीं अगर हम बात करें कॉपर सल्फेट में, तो कॉपर के ऊपर कितना चार्ज मिलेगा, +2, क्योंकि ये Cu2+ और SO4 2 नेगेटिव। अब बच्चे कहते हैं सर हमको कैसे याद रहेगा किसके ऊपर क्या चार्ज है। देखो बच्चों ये चीजें तो याद रखनी पड़ती है, किसके ऊपर क्या चार्ज है, ये क्लास 9th में आप लोग सबसे पहले आपने वहां पर सीखा था, ठीक है ना। फिर भी कहीं पर आपको लगता है, जो जो भी आपके सामने एलिमेंट आते जा रहे हैं आप उनको याद करते चले जाओ, इतना ही हम यहाँ पर कह सकते हैं, ठीक है ना। बाकी जैसे जैसे आप करते जाओगे केमिस्ट्री, जैसे जैसे यहाँ पर क्वेश्चन करते रहोगे तो आपको याद हो जाएंगे ऑटोमेटिकली सारे, ठीक है ना। तो यहाँ पर बेसिकली +2 है और ये अपनी एलिमेंट्री स्टेट में, तो ये हो गया 0। तो +2 से क्या हो गया, यहाँ पर 0 की तरफ चला गया, तो डिक्रीज हो गया ना, +2 से 0 हो गया, तो बेसिकली क्या हो जाएगा, रिडक्शन। तो बेसिकली ये हो गया आपकी रिडॉक्स रिएक्शन। इज इट क्लियर। तो यहां पर क्या हुआ, एक ही रिएक्शन, सेम रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, तो इसलिए इसको हमने क्या कह दिया, रिडॉक्स रिएक्शन। चलिए अब आगे थोड़ा सा चलते हैं और नई चीज सीखते हैं। अब हम चैप्टर के अंदर घुसते जा रहे हैं, ठीक है ना। अब हम यहाँ पर बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। अब आप कहोगे कि सर हमने तो चैप्टर में पढ़ना है कि इलेक्ट्रिसिटी से केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी। अरे भाई पढ़ेंगे उस, पहले तो इन चीजों को तो समझ लें, जब बीच में ये चीजें आएंगे तो उसको कैसे करेंगे,
ठीक है ना। चलिए वैसे हम पहुंच रहे हैं उधर की तरफ ही चल रहे हैं बस हम, ठीक है ना। तो ध्यान से देखें, अब रिडॉक्स रिएक्शन को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। तो सबसे पहला पार्ट यहां पर क्या आएगा, डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। वैसे भी ये बच्चों ये जो पार्ट है डायरेक्ट और ये जो मैं टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन की बात कर रहा हूँ, ये क्लास 11 का ही पार्ट है, लेकिन फिर भी हम इसको कवर करा रहे हैं। कारण क्या है, कुछ बच्चों ने हो सकता है ना करा हो। तो एक आता है इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन, इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। तो बेसिकली डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन और इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन, दो तरह की रिडॉक्स रिएक्शन होती है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन की। डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन, तो डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, वैसे तो देखो इसके नाम में ही थोड़ा सा क्लियर हो रहा है कुछ डायरेक्ट काम होने वाला है, ठीक है ना। तो देखिए यहां पर डायरेक्ट काम कैसे होगा। तो ये हमारे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर हमने ले लिया कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, और आपको पता है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ब्लू कलर का होता है। इसके अंदर क्या है हमारे पास, कॉपर सल्फेट एक्वस फॉर्म, और इसका कलर होगा ब्लू। इज इट क्लियर, कौन सा कलर होगा, ब्लू कलर। चलिए अब हमने क्या करा, एक जिंक की रोड ली, किसकी रोड ली, जिंक, जिंक रोड ली, ठीक है ना। जिंक रोड ली और यहां पे लिख देते हैं ये किसकी रोड है, जिंक रोड, ठीक है ना। अब क्या होगा, जिंक की रोड को हमने डाला कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर, तो ये तो सेम से रिएक्शन बनने वाली है भाई, ये रिएक्शन बार बार आएगी इसलिए कह रहा हूं, ध्यान से देख लो। देखो यहां पर क्या हो रहा है, जिंक रोड को हमने क्या करा, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर डाला, तो अभी मैंने आपको बताया क्या होगा, जिंक डिस्प्लेस करेगा, बिल्कुल सही बात है। तो यहां पर क्या होगा, ZnSO4 प्लस Cu बनेगा। तो इस टाइप की रिएक्शन को क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। मतलब जब दो एलिमेंट डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गए, या कह लो कि दो कंपाउंड डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गए, उससे हमारी रिएक्शन हो गई, और वो रिएक्शन कैसी है, रिडॉक्स रिएक्शन। जिंक का हो गया ऑक्सीडेशन, अभी हमने पढ़ा यहां पर ऑक्सीडेशन, ठीक है ना, और कॉपर का हो गया यहाँ पर रिडक्शन। तो इस टाइप की रिएक्शन को हम क्या कह देते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। यहाँ पर डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गए, डायरेक्ट कांटेक्ट में आने के बाद रिएक्शन हुई और उसकी वजह से यहाँ पर रिडॉक्स रिएक्शन हो गई। इज इट क्लियर। चलिए अब बच्चे के दिमाग में आया, सर जब कांटेक्ट भी नहीं आएंगे तो रिएक्शन कैसे होगी, डायरेक्ट कांटेक्ट में तो आना पड़ेगा ना। नहीं, ऐसा नहीं है बच्चों, डायरेक्ट कांटेक्ट में आए बिना भी हम रिएक्शन करा देते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन आएगा जब बात करेंगे इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन की, ठीक है ना। तो ये आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया। डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है कि जब दो चीजें डायरेक्ट कांटेक्ट में आकर और एक रिएक्शन देती हैं और उसके अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और रिडक्शन भी हो रहा हो, उसको हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। अभी हम बाद में कंपेयर भी करेंगे इनको, पहले समझ लेते हैं कि है क्या ये, ठीक है ना। फिर बाद में इन दोनों के बीच में डिफरेंस भी करेंगे। अब बच्चों थोड़ा सा मैं आपको कुछ चीज बता रहा हूं, ठीक है ना। ये तो नॉर्मल कंपाउंड की फॉर्म में है, अब मैं इसी रिएक्शन को कन्वर्ट करने जा रहा हूं आयंस की फॉर्म में, ठीक है ना। मतलब देखो यहां पर क्या है, Zn जो है सॉलिड फॉर्म में है, आपको पता ही है जिंक रोड है, तो Zn यहां पर होगा सॉलिड। अब कॉपर सल्फेट जो है Cu2 प्लस SO4 2 नेगेटिव में टूट जाएगा यहाँ पर, Cu2 प्लस, और ये एक्वस फॉर्म में होगा, और SO4 2 नेगेटिव ये भी एक्वस फॉर्म में होगा, है ना। अब जब क्या होगा, इसको भी मैं तोड़ देता हूं, तो ये भी एक्वस फॉर्म में ही होगा क्योंकि सॉल्यूशन बन जाएगा। तो Zn2 प्लस एक्वस फॉर्म प्लस SO4 2 नेगेटिव ये भी एक्वस फॉर्म, और साथ में बनेगा कॉपर। ये जो कॉपर है इस जिंक के ऊपर, जिंक रोड के ऊपर डिपॉजिट होता रहेगा, और जिंक रोड में से जिंक जो है सॉल्यूशन के अंदर आता रहेगा। तो यहाँ पर कॉपर जो है वो सॉलिड फॉर्म में इसके ऊपर डिपॉजिट होता रहेगा ना। तो इस तरीके से हो गया। अब यहाँ पर देखो, इधर भी कॉपर सल्फेट है, इधर भी कॉपर सल्फेट है, तो दोनों कैंसिल हो गए। तो इधर क्या बचा, Zn सॉलिड प्लस Cu2 प्लस एक्वस गिव्स Zn2 प्लस एक्वस गिव्स Cu सॉलिड। तो अब मैंने ये क्यों लिखवाई बच्चों, यहां पर मैंने ये क्यों लिखवाई, ये आपको पता चलेगा जब मैं आपको इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन करवाऊंगा। ये आयनिक रिएक्शन लिखवाने का कारण वो है, इसलिए है कि मैं इसके अंदर जब करवाऊंगा तो कंपेयर करूंगा, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए। इस रिएक्शन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं,
इस रिएक्शन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, बस ये आयनिक रिएक्शन कहलाएगी। इस रिएक्शन को मैंने आयनिक फॉर्म में लिख दिया। बात समझ आ गई? फर्क कुछ नहीं है, दोनों की तरफ से जो कॉमन आयन थे उसको मैंने हटा दिया। बात समझ आ गई? तो बेसिकली ये हमारी क्या हो गई, डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। ये हो गई हमारी डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। तो आप इसको देखिए। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन।